मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू EduVibe, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मजेदार। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप समझते हो कि लर्निंग से वो नहीं जो कि टेक्स्ट बुक्स के थ्रू की जाती है, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में यूज भी कर सको। तो इसी मिशन के साथ बच्चों हम लोग कवर अप कर रहे हैं आपकी क्लास 8 सोशल साइंस की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक, जिसके 2 चैप्टर्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं और करेंटली हम लोग हैं चैप्टर नंबर 3 पर। हमेशा की तरह हमने हर एक चैप्टर्स को पार्ट में डिवाइड करा है और हर एक चैप्टर के पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाओ उसको देख कर आओ और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट 3 चैप्टर नंबर 3 का, जो कि है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में टाइम के साथ चेंजेस आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं, ठीक है, चलो जी। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का पहले मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है वो एफर्ट्स, वो मिशन, वो तरीके जो हम करते हैं जिससे कि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए और जो हमारी डिमांड है वो हम मीट कर पाए। जो भी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है तो हम उसको मीट कर पाए। और ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? ये हम अचीव करते हैं बहुत सारे तरीकों से, जैसे कि क्रॉप एरिया को बढ़ा दो, यानी कि जहाँ पर हम क्रॉपिंग करते हैं उस एरिया को बढ़ा दो, ठीक है। नंबर ऑफ क्रॉप्स को बढ़ा दो, यानी कि अगर आप एनुअली सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे हो तो कुछ ऐसा कर लो कि मोर देन 1 क्रॉप ग्रो हो जाए। इरिगेशन बढ़ा दो, इरिगेशन की फैसिलिटीज को इम्प्रूव कर दो ताकि पानी टाइम से मिले और सही तरीके से हो। साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स का यूज करना शुरू कर दो और जिस टाइप के हम सीड्स डालते हैं उनको चेंज कर दो। ऐसे सीड्स डालो जिनकी यील्डिंग वेराइटी, यानी जिनका जो रिजल्ट आउटपुट आता है वो बढ़ जाए, ठीक है। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। और दूसरा क्या एस्पेक्ट है कि मैकेनिज्म्स, यानी कि मशीनरी को ज़्यादा लेकर आओ। हैंड लेबर या मैनुअल लेबर से कम मशीनरी का यूज़ करो इस फील्ड में ताकि काम को हम ढंग से अचीव कर पाए, ठीक है। द अल्टीमेट एम क्या है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मेन एम है फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना, यानी कि सबकी नीड, सबकी डिमांड्स जो कि फूड को लेकर है उसको हम पूरा कर पाए, किसी को भी उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी कमी ना आ पाए, ठीक है। चलो, तो एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो भी रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, यानी कि टाइम के साथ हम लोग इसको डेवलप कर भी रहे हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करती हैं, जिसमें क्रॉप्स जो हैं स्मॉल होल्डिंग्स, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को एनुअली ग्रो करते हैं ताकि जो नीड्स हैं उनको हम पूरा कर सकें। लेकिन जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है वो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा अच्छे से चलता है, जैसे कि यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी हम लोग 2 केस स्टडीज आगे पढ़ेंगे जिसमें हम 2 टाइप के फार्म्स को समझेंगे। एक होगा इंडिया का फार्म और एक होगा यूएसए का फार्म, और हम देख पाएंगे कि क्या डिफरेंस होता है एक डेवलपिंग और एक डेवलप्ड कंट्री की फार्मिंग प्रैक्टिस में, ठीक है। रही बात फूड सिक्योरिटी की, फूड सिक्योरिटी कब होती है? जब हम किसी की भी फूड की नीड्स को पूरा कर पाए, कि हमारे पास इतना खाना हो कि प्रेजेंट और फ्यूचर हमारा कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाए और हम एक हेल्दी और एक्टिव लाइफ जी पाए। तो चलते हैं हमारी जो केस स्टडीज थी, पहले हम लोग क्या समझेंगे? एक फार्म इंडिया का। तो ये छोटा सा फार्म है जिसका नाम है आदिलाबाद विलेज, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट का। वहाँ का एक फार्मर है मुन्ना लाल, जो कि एक छोटा सा फार्मर है जिसकी एक छोटी सी फार्म लैंड है 1.5 हेक्टर्स की, बहुत छोटा सा पीस ऑफ लैंड है ये, ठीक है। उसका हाउस मेन विलेज में है, विलेज के मेन पार्ट में है। उसने क्या परचेज करा? उसने परचेज करा हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़िया उगने वाली सीड्स मार्केट से हर एक अल्टरनेट ईयर में, ठीक है। यानी कि हर एक अल्टरनेट ईयर में, यानी मतलब इस साल लिया, अगले साल नहीं लिया, फिर उससे अगले साल लिया, फिर नहीं लिया, ठीक है। उसकी जो लैंड है फर्टाइल है और वो हर साल कम से कम 2 क्रॉप्स उस पर
ग्रो करता है, जो कि है वीट और राइस। और वीट और राइस मोस्टली क्यों? क्योंकि वीट का जो वेदर होता है वो अलग है, राइस का वेदर अलग है, और थोड़े बहुत पल्सेस भी ग्रो कर लेता है, ठीक है। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रिगार्डिंग फार्मिंग। अब वो एडवाइस किसकी लेता है भाई? अपने दोस्तों की, अपने घर वालों की, हमारी गवर्नमेंट की, कि जो भी वो नई स्कीम्स बनाती हैं उसके थ्रू वो अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को चला रहा है, ठीक है। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लोइंग हिज फील्ड, दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग बुलक्स फॉर प्लोइंग। उसके बाद वो ट्रैक्टर रेंट पे लेता है ताकि प्लो कर सके, यानी खुदाई कर सके अपनी फील्ड की। लेकिन बेचारे उसके कुछ दोस्त तो ऐसे हैं जो आज भी ट्रैक्टर तो नहीं ले पाते, यही बुलक्स यानी जो भैंसों के थ्रू जो है उसको प्लो करते हैं, जो कि पुराना ट्रेडिशनल तरीका है, ठीक है। एक ट्यूबवेल है फील्ड में जिसके थ्रू वो इरिगेशन करता है। यानी अभी तक आप देख पा रहे हो कि कुछ ना कुछ सारे वही ट्रेडिशनल मेथड्स यूज होते हैं। भाई छोटी सी लैंड है, उस पर 2 तरीके की क्रॉप साल में ग्रो करता है, ट्रैक्टर को रेंट पे लेता है, अल्टरनेट ईयर में हाई यील्डिंग सीड्स लेता है, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आगे क्या होता है उसकी स्टोरी में? मुन्ना लाल ऑल्सो हैज 2 बफेलोज एंड फ्यू हेन्स, और साथ साथ वो थोड़ी बहुत पोल्ट्री फार्मिंग भी करता है। उसके बाद 2 बफेलोज हैं और एक हेन है, ठीक है। वो मिल्क भी बेचता है कोऑपरेटिव स्टोर को। कोऑपरेटिव यानी कि जो गांव से आगे जाके जो थोड़े बहुत स्टोर्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है, नियर बाय टाउन में। ही इज द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑल्सो एडवाइसेज ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट भी है जो कि उसको टाइम टू टाइम एडवाइस करते हैं कि क्या आप चीज़ें बदल सकते हो, क्या आप ऐसा कर सकते हो, कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो अपने जानवरों के लिए और सब कुछ, और क्या आप सेफ्टी मेजर्स ले सकते हो उनकी जान को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप कोई जानवर पाल रहे हो तो उसको समझना, उसकी केयर करना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके सारे मेंबर्स ऑफ द फैमिली उसको हेल्प करते हैं उसके काम में, ठीक है। और कई बारी उसे क्रेडिट भी लेना पड़ता है, यानी लोन लेना पड़ता है बैंक से या फिर अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी से HYV सीड्स को लेने के लिए। HYV सीड्स की फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा आउटपुट देते हैं। उन सीड्स को लेने के लिए उसको कई बारी क्रेडिट भी लेना पड़ता है बैंक से, यानी कि एक तरीके से उसे बहुत ज़्यादा बांट के काम करना पड़ता है। कोई उसके पास बाहर से आई हुई लेबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो लेबर उसकी घर की है उसको वो यूज़ करता है, लोन लेता है एंड एवरीथिंग। जो भी उसकी प्रोड्यूस होती है वो मंडी में जाकर बेच देता है, जो भी वो उगाता है वो मंडी में जाकर बेच देता है। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव स्टोरेज फैसिलिटीज, दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम। अब कई बार ऐसा होता है जब हम मंडी में सामान बेचते हैं, कई बार तो मार्केट अच्छी है कि पैसे अच्छे मिल जाएंगे, कई बार ऐसा होता है कि पैसे अच्छे नहीं मिलते। बट क्योंकि इंडिया में एक प्रॉब्लम है फार्मर्स के पास कि उनके पास रखने की जगह नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, चाहे भाई मंडी बेकार हो, मार्केट अच्छी हो बुरी हो, उन्हें बेचना ही पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने अब टाइम टू टाइम कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि स्टोरेज फैसिलिटीज बढ़ पाए और फार्मर्स तभी अपनी क्रॉप्स बेचे जब उन्हें जो है रिटर्न अच्छा मिलेगा। बट स्टिल अभी भी सिचुएशन काफ़ी टाइट ही है, और यही चीज़ मुन्ना लाल के साथ भी होती है, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ उसकी क्या है कंडीशंस थी ऑफ अ फार्मर इन इंडिया, कि कई बारी वो क्रेडिट भी लेता है, कई बारी वो अपनी फैमिली पर डिपेंड करता है, सिर्फ लोगों की मदद से समझ पाता है आगे क्या करना है, और मार्केट प्लेस पर भी बहुत मुश्किल से सामान को बेच पाता है। अब हम चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ, जो कि है किसकी, अ फार्मर इन USA। तो देखते हैं अब ये कैसे अपनी ज़िंदगी को जीते। तो भाई ये क्या है, द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन USA इज मच लार्जर देन ऑफ एन इंडियन फार्म। सबसे पहली चीज़ कि जो फार्म की लेंथ है वो इंडियन फार्म से तो बहुत बड़ी है, तो पहला एडवांटेज ये, ठीक है। टिपिकल फार्म साइज है 250 हेक्टर्स का, उस बेचारे के पास कुछ ही हेक्टर्स थे और इनके पास कितना है 250 हेक्टर्स, ठीक है। फार्मर जो है अपने फार्म में ही रह सकता है, उसके पास इतनी जगह है कि वो वहीं पे घर बना ले और रह ले। वो कई सारी क्रॉप्स को ग्रो कर सकता है, जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन और शुगर बीट। तो अब हम किस फार्मर को देखेंगे, हम लोग देखेंगे जो हॉरन। तो अभी हमने मुन्ना लाल को समझा था, अब हम जो हॉरन को देखेंगे। तो ये एक फार्मर है जो कि मिड वेस्ट USA में रहता है,
जो कि आयोवा स्टेट के पास है, और इसके पास कम से कम 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, जो कि मुन्ना लाल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। वो क्या ग्रो करता है, वो कॉर्न ग्रो करता है अपनी फील्ड पे, और कब देखता है कि जब सॉइल और वाटर रिसोर्सेज उसके पास इनफ हो, यानी उसे जब पता है कि मिट्टी भी ऐसी है और पानी भी ऐसा है कि मैं इस पर ग्रो कर सकता हूँ, तो वो ग्रो करता है। ठीक है, सही मेजर्स लेता है, एडुकेट यानी करेक्ट मेजर्स लेता है जो कि उसे लेने चाहिए पेस्ट को कंट्रोल करने में, जिससे कि उसकी क्रॉप डैमेज ना हो, और टाइम टू टाइम यानी कि समय के साथ साथ वो सॉइल के सैंपल्स भी भेजता है ये चेक करने के लिए कि मिट्टी जो है इस समय वैलिड है उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए कि नहीं। ठीक है, जो कि लेबोरेटरी में जाते हैं, टेस्ट होते हैं और फिर आते हैं। तो ये सब काम अभी तक मुन्ना लाल की हमने स्टोरी में नहीं पढ़ा था, वो सिर्फ और सिर्फ सलाह लेता है और काम करता है, लेकिन यहाँ पर अलग तरीके हैं। ठीक है, तो वो मिट्टी को चेक करने के लिए भी भेजता है। द रिजल्ट हेल्प जोई हॉरन टू प्लान साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम, और उन रिजल्ट से वो एक साइंटिफिक प्रोग्राम चला पाता है, समझ पाता है कि किस तरीके से उन्हें फर्टिलाइजर्स दिए जाएं, किस तरीके से पेस्टिसाइड्स दिए जाएं एंड ऑल ऑफ दैट। उसका कंप्यूटर भी लिंक्ड है सैटेलाइट से, जो कि उसे हमेशा पिक्चर ऑफ द फील्ड दे पाता है। अभी तक आपको इस स्टोरी से बच्चों एक चीज़ तो समझ आ गई होगी, ये फार्मिंग कम एक तरीके से बहुत ही टेक्नोलॉजिकल वर्क ज़्यादा लग रहा है यूएसए में। इंडिया में फार्मिंग बहुत लो लेवल टाइप पे लग रही थी, बट यहाँ पे एक हाई टेक लग रही है। ठीक है, तो उसकी सैटेलाइट से पिक्चर उसकी फार्म की आती रहती है, जिससे कि वो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को तभी देता है जब रिक्वायर्ड हो, और वहीं देता है जहाँ वो रिक्वायर्ड हो। दे यूज प्लेन्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स उनको देने के लिए। ठीक है, उसके पास ट्रैक्टर्स हैं, सीड ड्रिल्स है, लेवलर है, कंबाइंड हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, हर तरीके के अपने एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि ये सारे जो टूल्स, जो कि एक सही मशीनरी जो कि हार्वेस्टिंग के लिए या सोइंग के लिए या प्लोइंग के लिए नीडेड हैं, वो सब इसके पास हैं, जो कि मुन्ना लाल के पास नहीं थे। ठीक है, ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज, तो ग्रेन के लिए स्टोरेज सिस्टम्स हैं जहाँ पर वो ऑटोमेटिकली स्टोर होते हैं और फिर मार्केट एजेंसीज में चले भी जाते हैं। ठीक है, फार्मर जो यूएसए में वर्क करता है वो एक बिजनेसमैन की तरह वर्क करता है, लेकिन इंडिया में एक ऐसे वर्क करता है जैसे कोई पीजेंट हो। पीजेंट यानी भिखारी, यानी सिर्फ उसके पास, बेचारे के पास एक ही ये चॉइस है। इंडिया में वैसे भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स के साथ ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा बेकार होता है, बट यूएसए में फार्मर्स आर इक्विवेलेंट टू अ बिजनेसमैन एंड इवन मोर वैल्यूएबल, क्योंकि वो हमें क्रॉप्स भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, और प्लस क्या कर रहे हैं, एक अपने बिजनेस को खुद ही ओन कर रहे हैं, किसी के अंडर वो काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन अ फार्म इन यूएसए एंड अ फार्म इन इंडिया। तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3, जो कि था एग्रीकल्चर, जिसमें हमने क्या सीखा कि एग्रीकल्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होती है और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हो रही है। ठीक है, अब हम आते हैं किसकी तरफ, हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसको हम लोग समझते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल पर्पस। तो क्रॉप्स को ग्रो करने की जो प्रैक्टिस होती है उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे? टोपोग्राफी, क्लाइमेट, रेनफॉल, सॉइल एंड ऑल दीज फैक्टर्स। तो आप लिख सकते हो टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, सॉइल है, ठीक है, एंड ऑल दीज फैक्टर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो कल्टीवेशन है जिसके अंदर हम जब एक क्रॉप को ग्रो कर देते हैं तो दूसरी क्रॉप को ग्रो करने से पहले पूरी फील्ड को खाली करते हैं, सारे ट्रीज सब कुछ को खाली करते हैं एंड देन वी बर्न, और फिर जो उनकी एशेज है वो सॉइल के साथ मिलती हैं, तब न्यू क्रॉप ग्रो होती है। व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस? क्या इससे प्रॉब्लम होंगी? तो सबसे मेजर प्रॉब्लम तो इससे एक ही है कि जो मिट्टी है वो खराब हो जाएगी एक समय पे आके, ठीक है, और साथ ही साथ हम बहुत हार्म करते हैं एनवायरनमेंट को भी, ट्रीज को भी एंड ऑल ऑफ दोस।
ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर है जिसमें हम लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं फॉर द बेसिस ऑफ सेलिंग देम, यानी जो कमर्शियल वे में ही हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में हमारी कई सारी क्रॉप्स आती हैं, जैसे कि टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, कॉटन हो गई, जूट हो गई एंड ऑल सच। नेक्स्ट है आपकी फाइबर क्रॉप्स क्या होती हैं और उन्हें कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। अगर मैं फाइबर क्रॉप्स की बात करूं तो हमने दो मेन फाइबर क्रॉप्स पढ़ी हैं, एक है कॉटन, एक है जूट। कॉटन के लिए कैसा क्लाइमेट होना चाहिए? कॉटन के लिए वैसा क्लाइमेट होना चाहिए कि एक तो कम से कम फ्रॉस्टी डेज नहीं होने चाहिए, अराउंड 210 या 212 फ्रॉस्टी डेज नहीं होने चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए और रेनफॉल भी मॉडरेट होनी चाहिए। और जूट के लिए क्या है? जूट के लिए भाई ह्यूमिडिटी भी हाई, रेनफॉल भी हाई और टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये हैं आपके 5 क्वेश्चन आंसर जो थे। एग्रीकल्चर क्या होते हैं, एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है और फाइबर क्रॉप्स क्या होती हैं और उनके लिए हमें कैसी कंडीशन चाहिए होती है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे टिक द करेक्ट आंसर पे, ठीक है। तो टिक द करेक्ट आंसर जो है हमारे ये हैं। फर्स्ट है हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रिमिटिव फार्मिंग या ग्रोइंग ऑफ वीट, इट इज ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। गोल्डन फाइबर रेफर्स टू टी, कॉटन या जूट? जूट, जूट इज द गोल्डन फाइबर। लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी कौन है? ब्राजील, इंडिया या रशिया? ब्राजील, ठीक है। तो फर्स्ट का था ए, सेकंड का था सी एंड थर्ड का ए। चले आगे, चलो बच्चों। नेक्स्ट है गिव रीजंस। तो देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्रिमिटिव एक्टिविटी। सबसे मेजर एक्टिविटी है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर वो एक्टिविटी है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है नेचुरल रिसोर्सेज से और हमारे पास ऐसी प्रेफरेबल कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत आसानी से क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। सो इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी हैव द प्रेफरेबल कंडीशंस जिसके थ्रू हम आराम से क्रॉप्स को या फार्मिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। क्यों भाई? बिकॉज डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एंड ड्यू टू विच दे ग्रो इन डिफरेंट रीजन। सबको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, किसी को कैसा क्लाइमेट चाहिए, किसी को कैसी मिट्टी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ, इसीलिए वो डिफरेंट रीजन्स पे ग्रो होती हैं। और प्लस नीड्स भी डिफरेंट है, जिस तरीके की लेबर होगी, जिस तरीके की ह्यूमन नीड्स होंगी, उस हिसाब से क्रॉप्स ग्रो होंगी। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश। तो सबसे पहले क्या है भाई? प्राइमरी एक्टिविटीज और टर्शरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती है? प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि बेसिक एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स को निकालते हैं हमारी नेचुरल रिसोर्सेज से। और टर्शरी एक्टिविटीज हैं आपकी सर्विस बेस्ड एक्टिविटीज, यानी कि जिसके थ्रू हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटीज को प्रोवाइड करना हो या सेकेंडरी एक्टिविटीज को। इसका एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर, इसका एग्जाम्पल बैंकिंग, टीचिंग, कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है? वो फार्मिंग जो कि फार्मर करता है सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए। और इंटेंसिव फार्मिंग कौन सी होती है? वो फार्मिंग जिसको हम लोग करते हैं फॉर सर्टेन अदर रीजंस, जिसमें हम कमर्शियल बेस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। अब हम आते हैं हमारी एक छोटी सी फन एक्टिविटी पे जिसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली फन एक्टिविटी क्या है? आपको कुछ सीड्स कलेक्ट करनी है, बहुत आसानी से मिल जाएंगी। किस किस की सीड्स? व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, ऑयल सीड और पल्सेस की, जो आपको मार्केट में मिल जाएंगी। उसको क्लास में लेके आओ और ये उन्हें डिफर करो कि किस किस को कौन सी तरीके की सॉइल चाहिए, कि व्हीट को कैसी सॉइल चाहिए, राइस को कैसी चाहिए, ज्वार को कैसी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये एक एक्टिविटी है जो आप या तो क्लास में कर सकते हो बच्चों,
या आप मतलब अपने घर में भी बैठ के कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको डिफरेंस निकालना है फार्मर की लाइफस्टाइल का, जो कि यूएसए में रहते हैं और इंडिया में रहते हैं, यानी कि दोनों टाइप के फार्मर्स के बीच का डिफरेंस निकालना है कि यूएसए का फार्मर कैसा है और इंडिया का कैसा है। अभी हमने चैप्टर में भी पढ़ा था उसके बारे में, बट फिर भी आप कुछ पिक्चर्स निकाल सकते हो जिसके थ्रू आप विजुअली इसको समझ पाओगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मैगजीन्स हो गई, बुक्स हो गई, इंटरनेट हो गई, इसके हेल्प से आपको ये डिफरेंसेस को फाइंड करना है। तो विद दैट हमारा ये चैप्टर होता है एंड, और ये जर्नी भी होती है एंड। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियोस मिस ना हो। एंड थैंक यू बच्चों, बाय बाय।